नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग अव्यय को देख रहे थे और उसका विस्तृत अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम लोग समास पढ़ेंगे और इसको विस्तृत, इसके जितने भेद हैं विस्तृत तरीके से इसको जानने का प्रयास करेंगे। आप सब भी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि समास किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समास किसको कहते हैं। समास दो शब्दों सम और आस, सम धन आस के मेल से बना है। समास दो शब्द सम धन आस के मेल से बना है। इस सम का मतलब होता है संक्षिप्त और इस आस का मतलब होता है शब्द या कथन। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है शब्द या कथन। इस सम प्लस आस के मेल से समास शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त कथन। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। इसको हम संक्षेप भी कह सकते हैं, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। इसको हम संक्षेप या संक्षिप्तीकरण के भी नाम से जानते हैं। एक नाम हो गया समास, एक नाम हो गया संक्षेप और ये एक नाम हो गया संक्षिप्तीकरण। अब इसकी हम परिभाषा को देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर। कह रहा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यहाँ ये ध्यान देंगे, सार्थक शब्द। कह रहा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का मतलब मैंने आपको बताया। अब समास को जानने के लिए दो चीज़ जानना अत्यंत आवश्यक है। एक होता है समस्त पद और एक होता है समास विग्रह। सबसे पहले हम जानेंगे कि समास विग्रह क्या होता है। तो देखेंगे, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। कह रहा है समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। अब हम यहाँ पे उदाहरण में समझेंगे। जैसे कोई शब्द है, यहाँ पे दिया है नील कमल, यहाँ लिखा है नील कमल, तो ये आपका समस्त पद हो गया। ये क्या हो गया? समस्त पद। किसी भी समासिक पद को हम समस्त पद कहेंगे। और यहाँ कह रहा है समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाएं। अब ये जो समस्त पद है, इसको हम जब अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा नील धन कमल। यह होता है आपका समास विग्रह। ये पद हो गया आपका समस्त पद और जब हम इसके पद को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा समास विग्रह। वही कह रहा है समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। अब एक चीज़ इसमें और हम जानेंगे कि जो ये पहला है और ये दूसरा है, पहले को हम कहेंगे पूर्व पद, पहले को हम कहेंगे पूर्व पद और बाद के पद को कहेंगे उत्तर पद। पहले को कहेंगे हम पूर्व पद और बाद के कहेंगे उत्तर पद। यदि आप इतनी सारी चीज़ें समझ लेते हैं तो आप कोई भी समास रहे उसे बता सकते हैं और बता लेंगे, आसानी से बता लेंगे, समझ लेंगे। या फिर किसी को समझाना भी रहे तो आप आसानी से उसे भी समझा लेंगे। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। समास को जानने के लिए हमें दो चीज़ें जाननी होती हैं।
समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद ये होता है, पूरे पद को हम समस्त पद कहते हैं, और इसी समस्त पद के हम जब इसके पद को अलग अलग भागों में बांटते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। इसके जब हम इसके समस्त पद के पदों को अलग अलग करेंगे तो उसका जो पहला पद होगा वह पूर्व पद कहलाएगा और जो दूसरा पद होगा वह उत्तर पद कहलाएगा। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे कि समास के भेद। अब आता है समास के भेद। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं जो क्रम से हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, फिर अगला है तत्पुरुष समास, फिर उसके बाद वाला है कर्मधारय समास, फिर अगला है द्वंद्व समास, फिर द्विगु समास और आखिरी है बहुव्रीहि समास। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं जिसे लिखा गया है। इस भेद को हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। समास के भेद को आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसको हम अब तक दादा, यदि हम इतनी बातें याद रख लेते हैं अब तक दादा, तो हमें समास के जो 6 भेद हैं वो हमें आसानी से याद हो जाएंगे। अ का मतलब हो जाएगा अव्ययी भाव समास, और ब का मतलब बहुव्रीहि समास, त का मतलब तत्पुरुष समास, क का मतलब कर्मधारय समास, और जो दो द आ रहे हैं पहले का हो जाएगा द्वंद्व और दूसरे का हो जाएगा द्विगु। तो समास के भेद को हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। अब समास के एक एक भेद को हम बारी बारी से समझेंगे और उसे देखने का प्रयास करेंगे। हम पहले समास को देखेंगे कि जो समास के 6 भेद हैं, पहला समास कौन सा समास है। तो पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, पिछली कक्षा में जब मैं आप लोगों को अव्यय पढ़ा रहा था तो बताया था कि अव्यय क्या होता है। अ प्लस व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब होता है खर्च, और जब अ आगे लग गया तो अखर्च मतलब जो खर्च न हो या फिर जो परिवर्तित न हो, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, वह होता है अव्यय। वही यहाँ पे है अव्ययी। अव्ययी भाव समास। इसको हम समझेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो इसका परिभाषा है जिस समास का पहला पद, मैंने जब आप लोगों को बताया है समास समस्त पद और समास विग्रह, तो मैं बताया हूँ कि जब हम समास विग्रह करते हैं तो जो उसका 2 अलग अलग पद बनते हैं, तो जो पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और जो बाद का पद होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। तो वही यहाँ कह रहा है जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान। यहाँ ध्यान देंगे अव्यय। जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय हो, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, जो परिवर्तित न हो, अव्यय तथा प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है प्रतिदिन। तो जब हम प्रतिदिन का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रति प्लस दिन। अब ये जो प्रति है ये हो जाएगा पूर्व पद, और ये जो बाद वाला है ये हो जाएगा उत्तर पद। अब जब इसको हम एक साथ कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिदिन। यहाँ पे हो जाएगा प्रतिदिन। अब प्रतिदिन ये हो गया आपका समस्त पद और ये हो गया समास विग्रह। इसका जो ये पहला पद है ये पूर्व पद और बाद का उत्तर पद। तो इस परिभाषा में कह रहा है कि जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो उसमें अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब प्रति जो है यह अव्यय शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका पूर्व पद प्रधान और अव्यय दोनों है।
तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार यहाँ दिया है आ जन्म, तो इसको हम ऐसे देखेंगे आ प्लस जन्म हो जाएगा आ जन्म। तो इसका भी पूर्व पद क्या है? प्रधान तथा अव्यय है। आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह परिवर्तित नहीं होगा। तो यह हो जाएगा आ जन्म। जिस समासिक पद का समझेंगे सभी लोग कि जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अब हम अगला देखेंगे तत्पुरुष समास। जो दूसरा भेद है समास का वो तत्पुरुष समास। इसको हम देखेंगे परिभाषा के माध्यम से समझेंगे इसको कि जिस समास के बाद का, अब यहाँ देखिए इसमें पूर्व पद कह रहा था, अब इसमें कह रहा है बाद का, अर्थात उत्तर पद। जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान था और अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान था और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान हो रहा है, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जो कारक चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा इस प्रकार का जो चिन्ह आता है कारक चिन्ह, वह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसमें तत्पुरुष समास होता है। अब यहाँ पे देखिए दिया है राजा का कुमार, इसमें कह रहा है ये राजा और ये कुमार, ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद होगा। तो इसमें कह रहा है कि दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो इन दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का है, जब इसका लोप हो जाएगा तो हो जाएगा ये राजकुमार। कह रहा है परिभाषा, जिस समास के बाद का अर्थात ये बाद का पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लोप हो जाए, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह का लोप हो जाए, उसमें तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे था राजा का कुमार, ये हो गया आपका प्रथम पद राजा और ये हो गया द्वितीय पद उत्तर पद कुमार। अब इन दोनों के बीच ये था कारक चिन्ह का, जब इसका हम लोप कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा राजकुमार। ये हो गया तत्पुरुष समास। अब विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसे हम बारी बारी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कारक 8 होते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक 8 होते हैं। यहाँ पे पहला होता है कर्ता ने, और लास्ट वाला होता है संबोधन। संबोधन में ऐसे आते हैं अरे ओ, ऐसे शब्द आते हैं। तो जो हिंदी व्याकरण में 8 कारक चिन्ह होते हैं, तो इसको पहले को छोड़ के और आखिरी वाले को छोड़ के बाकी जो 6 होते हैं, इसका प्रयोग हम समास में करते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो 8 कारक चिन्ह होते हैं, उसमें पहला जो होता है कर्ता और जो आखिरी वाला होता है संबोधन, उसको छोड़ के हम बाकी जो 6 बचते हैं उसे हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत देखेंगे। तो जो पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है को। तो जब हम यहाँ पे उदाहरण देखेंगे जैसे के माध्यम से, जिसमें को का प्रयोग हो, वह हो गया आपका कर्म तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पे दिया है ग्रामगत, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ग्राम को गत। ग्राम मीन्स होता है गांव और गत मीन्स होता है जाना। तो यहाँ पे जब इसका हम देखिए विग्रह कर रहे हैं तो यहाँ पे ये को आ रहा है, यहाँ भी देखिए को है और यहाँ पे भी को आ रहा है। जब इस प्रकार के ऐसे उदाहरण आपको परीक्षाओं में मिले तो आप समझ जाइए कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक इसी प्रकार आगे है यश प्राप्त।
जब इसका हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा यश को प्राप्त। यहाँ भी देखिए को आ रहा है, यश को प्राप्त। जब ऐसे उदाहरण आए परीक्षाओं में जिनका विग्रह करने पे को आए तो वहाँ पे समझ जाएंगे कि वहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास है। अब अगला जो आता है वो है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में से और के द्वारा इन दो चीज़ों का प्रयोग होता है। तो उदाहरण यहाँ पे लिखा है शोकाकुल, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शोक से आकुल। शोक से आकुल, यहाँ देखेंगे कि जब इसका विग्रह कर रहे हैं तो यहाँ पे से आ रहा है और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी से है। अब अगला है करुणापूर्ण, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा करुणा से पूर्ण। तो जब इसमें क्या होता है, करण तत्पुरुष समास का जब विग्रह करेंगे तो से आएगा या फिर के द्वारा आएगा। जब ऐसे उदाहरण आते हैं तो आप वहाँ समझ जाएंगे कि वहाँ हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। ये विभक्तियों के आधार पे आपको तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला हो गया कर्म को और दूसरा हो गया करण से के द्वारा। जब इसका जैसे मान लीजिए उदाहरण दिया हो और इसका हम विग्रह करते हैं, यहाँ पे मैंने विग्रह किया तो को आ रहा था तो यह हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। यहाँ पे किया तो से आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। अब अगला जो आता है संप्रदान, इसमें के लिए आता है। जब इसका हम विग्रह करते हैं तो इसमें के लिए आएगा। तो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण हम देखेंगे, लिखा है रसोई घर, तो जब इसका हम विग्रह करते हैं तो हो जाता है रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ के लिए आ रहा है, जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो के लिए आ रहा है। तो इस प्रकार से समझेंगे आप कि जब कोई सामासिक पद का हम विग्रह करेंगे और वहाँ के लिए विभक्ति आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब अगला आता है अपादान तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो ये करण है यहाँ भी से है और अपादान में भी से है। यहाँ ध्यान देंगे कि जो अपादान वाला से का प्रयोग होता है वो जब कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पे हम अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है धनहीन, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा धन से हीन। अर्थात कोई व्यक्ति है जो धन से हीन हो गया, धन उससे अलग हो गया। तो यहाँ पे लिखा है कि जब यहाँ पे से का हम प्रयोग करेंगे तो कोई चीज़ किसी व्यक्ति से अलग होती है उसके लिए इस से का प्रयोग होता है, जो है अपादान तत्पुरुष समास। जब कोई सामासिक पद का हम समास विग्रह करते हैं और वहाँ पे से आता है और ये भी संकेत देता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होता है। यहाँ दिया है ऋण मुक्त, तो हो जाएगा यहाँ पे ऋण से मुक्त। यहाँ भी देखिए से दिया है, तो कोई व्यक्ति ऋण से मुक्त हो गया। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कर्ज या ऋण लेता है और फिर उस व्यक्ति को वापस कर देता है तो वह उसका ऋण क्या होता है, उस पे से हट जाता है, वह ऋण से मुक्त हो जाता है, कर्जे से मुक्त हो जाता है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पे हम अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। अब अगला है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे जब ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे होता है संबंध तत्पुरुष समास। अब यहाँ पे देखेंगे उदाहरण दिया है राष्ट्र गौरव, तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राष्ट्र का गौरव। राष्ट्र का गौरव, तो यहाँ देखिए का है और यहाँ भी का आ रहा है,
तो जब हम किसी समास का समासिक पद का समास विग्रह करेंगे और विग्रह करने पर का, की, के ऐसे शब्द आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। अगला दिया है भूदान, तो हो जाएगा भू का दान। भू का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है पृथ्वी या फिर ज़मीन। भूदान, और दान का मतलब क्या? किसी को देना। तो भू का दान, यहाँ पे देखिए का आ रहा है। जहाँ पे ऐसे शब्द आए वहाँ पे हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। अब आखिरी है जो लास्ट वाला है अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है? में पर। अधिकरण में में पर वाला, अधिकरण कारक में में पर का प्रयोग होता है। तो यहाँ उदाहरण के रूप में है गृह प्रवेश। तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो गृह में प्रवेश, यहाँ देखेंगे में आ रहा है, यहाँ भी है, वहाँ पे जब इसका विग्रह कर रहे हैं तो में आ रहा है। यहाँ हो जाएगा गृह प्रवेश। और इसके बाद वाला है आप बीती। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अपने पर बीती। जब इसका इस समासिक पद का समास हम विग्रह करेंगे और वहाँ पे कारक में या फिर पर आए तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो ये तो रहा तत्पुरुष समास। अब जो अगला समास आता है कर्मधारय समास, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को हम परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसकी परिभाषा है जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो। इसमें भी कह रहा है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो अथवा बाद का पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय या फिर विशेष्य विशेषण संबंध हो। कह रहा है कि जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय संबंध हो या फिर विशेष विशेषण का संबंध हो, वहाँ पे क्या होता है? कर्मधारय समास कहलाता है। अब जैसे हम समझेंगे कि यहाँ पे दिया है चरण कमल। चरण कमल, तो जब इसका हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चरण प्लस कमल, अर्थात चरण कैसा है? चरण कमल के समान है। इस चरण की विशेषता क्या है? कि यह कमल के समान है। वही कह रहा है जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय या फिर विशेष विशेषण संबंध हो, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे दिया है चरण कमल और इसके बाद का पद प्रधान होता है, अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। तो वही कह रहा है कि चरण कमल अर्थात चरण के समान कमल। चरण की विशेषता यहाँ पे है कि वह कमल के समान है। अगला उदाहरण है नील कमल। तो कमल कैसा है? कमल नीला है। कह रहा है कि नील कमल, कमल नीला है। तो कमल की विशेषता यह है कि वह नीला है। जहाँ पे एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताए या फिर पूर्व पद उत्तर पद में उपमान उपमेय संबंध हो, वहाँ पे होता है कर्मधारय समास। इसको आप लोग याद रखेंगे कि जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय या फिर विशेष विशेषण संबंध हो, वहाँ पे कर्मधारय समास कहलाता है। अब समास का जो चौथा भेद है वो है द्विगु समास। द्विगु को हम समझेंगे कि जिस पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। यहाँ ये ध्यान देंगे कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। अर्थात जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची हो
वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया है दोपहर, चौराहा, तिराहा आदि। एक चीज़ इसमें और ध्यान देंगे कि इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे यहाँ पे दिया है दोपहर, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दोपहर। तो इसका जो पूर्व पद है वो संख्यावाची है। दो क्या है? दो एक संख्यावाची शब्द है, दोपहर। और यहाँ पे जब देखेंगे ये दिया है चौराहा, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चार राहों का समाहार। चार राहों का समाहार या समूह। जब चौराहा को जब इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चार राहों का समाहार। तो इसका देखिए यह पूर्व पद संख्यावाची है। चौ का मतलब होता है चार। अब यहाँ दिया है कि इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, तो इसमें समाहार का ज्ञान हो रहा है कि चार राहों का समाहार चौराहा कहलाता है। जहाँ चौराहा होता है वहाँ पे चार राहों का समाहार रहता है। जैसे एक और उदाहरण है तिराहा, जहाँ तीन राहों का समाहार, वह हो जाएगा आपका तिराहा। तो जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वहाँ पे होता है द्विगु समास। अब अगला समास आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को हम समझेंगे कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों। इसमें कह रहा है कि कोई एक पद प्रधान नहीं होता, इसमें दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा ऐसे शब्द आए वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा लगता हो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। इसमें ये ध्यान देंगे कि इसका दोनों पद प्रधान होता है तथा इसका विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। अब जैसे हम देखेंगे यहाँ दिया है नदी और नाले। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो इसका उदाहरण होगा उसमें यह विभाजक चिन्ह जरूर लगा रहता है। तो जब यहाँ पे जैसे उदाहरण है नदी नाले, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नदी और नाले। दिन रात, इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दिन और रात। जब विग्रह कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए और आ रहा है माता पिता, माता और पिता। ऐसे आज कल, आज और कल, ऐसे उदाहरण क्या होते हैं जिसका विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा लगता हो वहाँ पे होता है द्वंद्व समास। ये हो गया द्वंद्व समास। और अब आता है अंतिम जो आखिरी है छठा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पे बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिस समासिक पद का कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, वहाँ पे होता है बहुब्रीहि समास। अब इसका उदाहरण है जैसे लंबोदर। जब लंबोदर का हम विग्रह करते हैं तो लंबा है उदर जिनका। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिनका, तो ये हमको किसी तीसरे की ओर संकेत करता है कि जिसका लंबा उदर हो। उदर का मतलब होता है पेट। जिसका लंबा पेट हो अर्थात गणेश जी। कहीं न कहीं गणेश जी का नाम हमारे दिमाग में आता है, उन्हीं का एक नाम है लंबोदर। जब लंबोदर शब्द आता है तो जब उसका विग्रह करते हैं तो लंबा है उदर जिनका, तो अर्थात गणेश जी। अगला है गजानन। गज मिस होता है हाथी और आनन मिस होता है मुख। हाथी के समान मुख है जिनका, वही होता है। जैसे गज मिस होता है हाथी और आनन मिस होता है मुख।
हाथी के समान मुख है जिनका, अर्थात गणेश जी का, ये भी एक नाम उनका आता है। अगला है महावीर, महान है जो वीर, अर्थात बजरंगबली। जब ऐसे शब्द आपकी परीक्षाओं में आए जो कोई तीसरे की, जो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करे, वहाँ पे होता है बहुब्रीहि समास। जैसे नीलाकंठ, जैसे नीलकंठ, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव का, उन्हीं का कंठ नीला है। जैसे पीताम्बर, चक्रपाणि, ये सारे उदाहरण बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये तो रहा बहुब्रीहि समास। आज हम लोगों ने समास के बारे में पढ़ा और उसको अध्ययन किया। समास शुरू से लेके मैं आखिरी तक आप लोगों को समास के कितने भेद होते हैं बारी बारी करके एक एक चीज़ों को बताया। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचाएं और हमारा पूर्ण सहयोग करें। धन्यवाद।